अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कराची में अमन के रखवालों ने अमन सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करके मईशत पर वार करने वालों को अंजाम को पहुंचा दिया। मुल्क दुश्मनों की कराची की रोशनियां बुझाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, अपडेट दीजिएगा। अता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अता हुसैन से तफसीलात जानते हैं। कराची में अमन के रखवालों ने अमन सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी। अता हुसैन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा क्लियरेंस ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? अता से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं, कराची में अमन के रखवालों ने अमन सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करके मईशत पर वार करने वालों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। जी अता हुसैन, क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था और दहशतगर्द जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए थे और यहाँ पे दहशतगर्द जो है वो गाड़ी से, करोला गाड़ी में मौजूद थे, यहाँ से दाखिल हुए थे। इस गाड़ी का नंबर BAP 2629 है। इस गाड़ी में 4 दहशतगर्द सवार हुए थे। आती उन्होंने जो है पहला मरकजी गेट पे दस्ती बम हमला किया था, जिसके मौके पर ही जो है सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद जब दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो है उनको जो है फायरिंग की है, तो वो 2 दहशतगर्द जो है उसी वक्त मौके पर जो है वो हलाक हुए हैं। जिसके बाद जब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंची और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जो पुलिस और रेंजर्स और दहशतगर्दों के दरमियान जब फायरिंग का मुकाबला हुआ उसमें जो है फिर चारों दहशतगर्द जो है तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद जो है चारों दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। जबकि इसमें जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और जो है 5 जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और 2 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। जबकि दहशतगर्दों की लाशों को भी जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां पे जो है वो मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी सही। अता ये बताएगा, BDS का अमला सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहा था, क्या मुकम्मल हो चुका? अभी भी जो है रेंजर्स और BDS और पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है अंदर तफ्तीश की जा रही है, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जो दहशतगर्द इस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी को भी मुकम्मल तौर पे चेक किया जा रहा है कि आया उसके अंदर कोई मजीद कोई दस्ती बम या कोई असला तो नहीं है। जबकि जो है दहशतगर्दों जो मारे जाने वाले दहशतगर्द हैं उनसे जो है वो असलहा बड़ी सही। अता हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इसी पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद शुएब साहब, मुल्क दुश्मन एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आज जिस तरह से हमला किया गया, क्या मुल्क के अमन को सबोताज करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल। ये आप देखिए कि MKM बताते खुद जब उनका हिट ब्रिगेड किया करता था ये काम, तो वो तो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज हो गई और अब उनकी ये अहलियत अकेले नहीं रही थी कि वो ये काम सर अंजाम दे सके। दूसरी तरफ आपने देखा कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल उसका भूख नंग का शिकार था। बाहर से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पैसे देने बंद कर दिए और वो बार बार कभी कह रहा था कि मुझे भारत में दे दीजिए, शरीयत दे दें, मुझे ले लें वहां पे। ये वो लोग हैं जो अपना जमीर बेचते हैं अपने भारत के लिए या दुश्मन के लिए, पैसों की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चुनांचे भारत ने इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से एक प्लानिंग की, जिसमें कुछ हिंदी नेशनलिस्ट भी शामिल हैं, ये भी शामिल है और हो सकता है कुछ बलोच नेशनलिस्ट भी शामिल हों। लिहाजा उसके बाद दोबारा ये काम शुरू हुआ। हमें जब कलभूषण पकड़ा था तो उससे जब हमने सारी तफसील ली तो उसमें 450 के करीब उसका नेटवर्क था जो हमने सारा न्यूट्रलाइज किया, तबाह किया बलूचिस्तान में, कराची में, और उसने बताया कि हमारा फोकस कराची था। इन हालात में आप देखिए कि ये जब हमें सारा पैटर्न पता है
तो ये दोबारा से जब शुरू किया गया तो हमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि हमने कलभूषण ने ये सारी चीजें बताई हुई थी जी। अब फर्क सिर्फ ये है कि अब इसमें कुछ नेशनलिस्ट भी शामिल हो गए हैं दूसरे, और ये किसी को इसका फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि कुछ अतरी मचेगी, हो सकता है कराची का अमन तबाह करने की कोशिश हो। लेकिन आज हमारे लोग बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज, आपने देखा कि किस तरह रिएक्ट किया और कितनी जल्दी ये चारों दहशतगर्द मारे गए। ये वो चीज है जो कि यहाँ पे कारामद होगी और चलने नहीं दिया जाएगा। पकड़े भी जाएंगे, इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, लेकिन वो जो लोग जो साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं जिनके, या यहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट हैं जो इंग्लैंड से भी काम कर रहे हैं, ये अपना जमीर बेच के बैठे हुए हैं और भारत इनको इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है, एक तो भारत का चेहरा, हमें कोई अल्फाज चबाने की जरूरत नहीं है, हमसे कोई सबूत मांगे ना मांगे, हमें वाज़ेह तौर पे भारत का नाम लेके कहना चाहिए कि जनाब आप ये काम करा रहे हैं, आप ये बंद कर दें, नहीं बंद करेंगे तो आपको इसका खमियाजा भुगतना होगा। हमें उनको वापस बताना है कि हम भी उनके साथ क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि पूरी दुनिया को ये बावर करना, जब आप मुंह नहीं खोलते लोग नहीं नाम देते। मसलन कराची में चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमला हुआ था, और जो चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमला हुआ उसका असलम मशहूर ने कराया, उसकी भारत में दिल्ली में उसकी तस्वीर मौजूद थी। और ये नैनी के साहब को याद है कि बलोच नेशनलिस्ट के बारे में भारत के लीडर्स में लोगों ने कभी छुपाया नहीं कुछ, वो खुद कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी बलोच हमें अब कह रहे हैं कि ये करें वो करें, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो हमें पता है, फिर कलभूषण ने हमें बताया हुआ था, तो हमने नाम क्यों नहीं लिया। हमने चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमला, हमें पता है कि सीपैक का तबाही मचाने के लिए ये भारत लगा हुआ इस काम पे, लेकिन हमारे लोग, बल्कि उल्टा ये हुआ कि एक ही दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुषमा स्वराज को कि जी हम यूनाइटेड नेशन में आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रद्द कर दी। यानी चोर भी वो और चतर भी वो, और आप बोले ना, आप उनसे, आपको तो नाराजगी का इजहार करना चाहिए था कि आपने यहाँ पे चाइनीज कौंसल खाने में ये काम कराया है, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, उसकी बजाय आप मेहनत कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो ये वो मुश्किलात हैं जहां एक जमीन पे आप जंग लड़ रहे हैं, और जहां तक आपकी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, जहां आपके फॉरेन ऑफिस के रिएक्शन का ताल्लुक है, आपके लीडर्स के रिएक्शन का ताल्लुक है, वहां आप माजरत खाना रवैया इख्तियार करके बैठे हुए हैं। तो ये दुनिया आप ही को कहेगी। आप देखिए कि 4-5 दिन पहले अभी अमेरिकन जो उनकी कांग्रेस है उनके लिए जो रिपोर्ट जो पेंटागन की साल की रिपोर्ट उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर दी है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया जी पाकिस्तान ने सेफ हेवन रखी है दहशतगर्दों की। वो कैसे भाई? आपने सिर्फ उनको कहा जी हमें मायूसी हुई है रिपोर्ट देख के, आपने रिपोर्ट को क्यों नहीं चैलेंज किया? आपने रिपोर्ट को क्यों नहीं पार्लियामेंट में बहस करवाई? उस पर आपने क्यों नहीं दुनिया को बताया कि ये झूठ का पलंदा हमें काबिल कबूल नहीं है? तो बात है कि जब एक आप ही खुद ही माजरत खाना रवैया से जिंदा रहेंगे, जब तक आप अग्रेसिवली दुनिया को फेस नहीं करेंगे, तो दहशतगर्दी आप ही कराएंगे और दहशतगर्दी भी आप ही के ऊपर होती रहेगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी, खराबी हमारी पॉलिसी की, हमारे फोर्सेस को। लेकिन साथ ही साथ अभी चंद रोज पहले जो खबरें आ रही थी कि भारत को बिल्कुल भी पाकिस्तान का अमन जो है वो एक आंख नहीं भा रहा, और भारत जो स्लीपर सेल्स है उनको फाल करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उसी तरफ? ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा था। हमें ये पता था ये बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता है इसमें बहुत सारे, और इस्लामाबाद में कार्रवाइयां करने का इनका प्लान था, और जो वो लोग पकड़े जा चुके हैं। ये नहीं है कि वो नहीं पकड़े गए, इंटेलिजेंस अदारों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी सराहा था जब वो जाके ब्रीफिंग लेके आया ऐसे ही हेडक्वार्टर में। तो आपके सिक्योरिटी के अदारों ने, सारों ने मिलकर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, और ये भी पकड़े जाएंगे। इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, लेकिन इनके बारे में सारी इत्तलात बहुत कुछ मौजूद है, उस पर मसला नहीं है। तो मसला इस बात का है कि इसके पीछे जो असल मुजरिम है उसका नाम लेते हमें क्यों प्रॉब्लम है? उसको क्यों नहीं हम उसका चेहरा जो है दुनिया के सामने नंगा करके लाते? तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस पे सोचना होगा अपनी पॉलिसीज की तरफ। बाकी तो ठीक है कि ये भी पकड़े जाएंगे, ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। उसका जो आज हमारी सिक्योरिटी के अदारे कराची में या सिंध में बहुत बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज हैं, और ये कदू का वाकया भी आप देखेंगे जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें सारी जो हैं, इनको फेस करने के लिए आपने दुनिया के साथ भी मुकाबला करना है। उधर आपकी पॉलिसीज में तब्दीली चाहिए,
इधर ग्राउंड पे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ये बड़ी जल्दी काबू आ जाएगा मामला। सही, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल साहब। अता हुसैन भी हमारे साथ मौजूद। अता, अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जिस गाड़ी में सवार दहशतगर्द यहाँ आए थे उस गाड़ी की जो है वो BDS और दीगर पुलिस के हुकाम जो है उस गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं कि आए उस गाड़ी के अंदर मजीद कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो गाड़ी के अंदर से उनके दहशतगर्दों के कपड़े, जूते और दीगर चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई हैं, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से जो है वो असला और दस्ती बम हमला भारी तादाद में बरामद किया गया था। और दहशतगर्द जो है यहाँ पे अभी गाड़ियों से चीज़ें निकाल के जो है वो चेक की जा गई है। अगर कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखा सके कि दहशतगर्दों की गाड़ियों से जो है वो जूते, कपड़े और दीगर जो वो असला है, एम्यूनेशन है, वो भी बरामद हुआ है, वो भी निकाला है, उसको भी फोरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है, जबकि गाड़ी को मुकम्मल तौर पे चेक किया जा रहा है। जबकि जो हलाक दहशतगर्द हैं उनकी लाशें जो हैं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, वहाँ पे मजीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पुलिस, रेंजर्स और अपना भारी नफरी तैनात है। इस वक्त अहमद चुनाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सर आप मुझे बताइए कि पूरी ओवरऑल सूरत हाल क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काबू में है। आपने देख लिया ये हमला हुआ, नाकाम बना दिया गया और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को एक पैगाम है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी अब पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला जो है अज़ाइम जो है वो नाकाम बना दिए हैं और दीगर यहाँ पे अभी भी तहकीकात का अमल जारी है। जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के 4 दहशतगर्द थे जिनके पास हमारे साथ ही रहेगा, आपसे ताज़ा तरीन डिटेल्स और भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मुआशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम साहब भी मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है, क्या समझते हैं इस हमले से मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, हमारी मईशत जो है एक अच्छी सिमत की तरफ जा रही थी। जो हम माशी हवा में फंस गए थे, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे थे और बैरूनी इमदाद रुक गई थी। आप देखें, सिर्फ पिछले हफ्ते जो है हमें $2.25 अरब आलमी मालियाती इदारों से मिले और उससे पहले $4 अरब IMF से मिले। तो ये जो चीजें थी, भारत हमें जो है FATF में ब्लैकलिस्ट कराना चाह रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर कर दें कि पाकिस्तान अपने डिफेंस जो हमारा नाकाबिल तस्वीर है वो उसको जो है अच्छा ना कर सके। तो आज जो है वो एक भारत की ही जिसे कहते हैं कि एक नापाक अज़ाइम सामने आए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू उसने हमला करा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी जो है ना एक अलामती बिल्डिंग होती है, जैसे स्टेट बैंक की बिल्डिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है या पार्लियामेंट होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में अगर हमला होना, चाहे बेशक नुकसान छोटा हो ज्यादा हो, ये एक बहुत बड़ी खबर होती है पूरी दुनिया के लिए। तो वो जिसने भी ये प्लान किया उसने कोशिश की कि जब ये होगा तो इससे मईशत में जो है घबराहट पैदा होगी, पैनिक होगा, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगा और जो है कारोबारी सरगर्मियां रुक जाएंगी और एक पैनिक आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको जो है मुंह की खानी पड़ी है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जब ये 10:05 पे हमला हुआ था तो उस वक्त जो है -200 पॉइंट थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लस हो चुकी हुई है। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, सरमायाकार थे, उन्होंने पैगाम दिया कि भाई ये तो तुम जो हमें जिन चीजों से डरा रहे हो ये हमारे खिलौने हैं और हम आज से नहीं, इसको 15 साल से इसका मुकाबला कर रहे हैं। और एक बहुत मुस्बत पैगाम दिया, जिस तरह हमारे कोरोना में हम कह रहे थे डॉक्टर फ्रंटलाइंस है, आज हमारे ब्रोकर्स और मार्केट के सरमायाकारों ने जिस तरीके से सब बंदी की है वो जो है सलाम के हकदार है। और ये इंडिया जो ये चीजें कर रहा था कि उसके मुल्क में जो मसाइल हैं, जो लद्दाख में हो रहा है, जो कोरोना की वजह से वहां पे बदहाली हो रही है और वहां पे कारोबार जो है ठप हो रहे हैं, वो ये कोशिश करने उसने कोशिश की कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात क्रिएट करे कि इंडिया के तमाम लोगों की नजरें पाकिस्तान में मरकूज हो जाए। तो ये जिसे कहते हैं कि आज पाकिस्तान की एक कामयाबी थी और हमें जो है अल्लाह के बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और इस मईशत पे मैं समझता हूँ इसके मनफी की जगह अब तो मुझे लग रहा है कि मुस्बत असरात होना शुरू हो जाएंगे। आज इंशाल्लाह ताला अगर हमारी कौमी असम्बली में बजट पास हो जाता है
और हमारी सही, इसके मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। मुजम्मिल असलम साहब साथ ही मौजूद रही, इस पर आपसे मजीद भी इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट हो सकते हैं बात करेंगे। नदीम रजा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। नदीम साहब, अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि डिफेंसिव ग्राउंड पर तो हम स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर सिफारती सतह पर देखा जाए या लीडरशिप की बात की जाए तो हमें अपनी पॉलिसीज को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है? वो एक अपनी जगह सिफारती अमला जो है वो अपनी तौर से काम कर रहा है। यही वजह है यूएन में भी जब उठा था वो सिफारती कोशिशों की वजह से उठा था। हर किसी का अपना अपना अलग काम है। सिक्योरिटी इदारे हैं, उनका काम है सिक्योरिटी फराहम करना। जैसा कि आज कराची में पुलिस ने नाकाम बनाया हमला, अपनी जानें कुर्बान की है, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है, शहरी भी शहीद हुआ है। तो हर किसी का जो काम है वो अपना करे, अपने राइट डायरेक्शन में जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। जैसे भी मुजम्मिल असलम साहब बता रहे थे कि दहशतगर्दों का एम यही था, जो अलामती जो एक स्टेटस है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये दुनिया भर से मुंसलिक चीजें हुआ करती हैं। उन्होंने इसीलिए यहाँ कार्य ज़र्ब लगाने की नाकाम कोशिश की, जहाँ जो पाकिस्तान के गयूर सिक्योरिटी एहलकार जो अपनी जानों की कुर्बानी दी और इस मुल्क को दहशतगर्दी से बचाया। वही बात है कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज माइनस में थी लेकिन प्लस में आ गई, वो उनको मैसेज दिया कि आप ये चीजें कर रहे हैं, इसमें नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। माजी में भी यही रहा, मैंने पहले ही बता रहा था। इसी तरह की कार्रवाइयां ये मुस्तकिल कर रहे हैं। कराची में इससे पहले चीनी कॉन्सुलेट में जो किया था वहां भी इसी तरह से ये आए थे, पैंट शर्ट के अंदर वो जॉगर्स पहने हुए थे और फिर अपने साथ जिस तरह देखें खाने पीने की चीजें, चने, पानी की बोतलें और ये सारे आइटम्स लेकर आए। तो उनका मकसद वही था कि ये रुमाल बना के दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई जाती। ये बताया जाता कि देखें सिक्योरिटी किस तरह से नाक़िस सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे जो चाहे वो किया जा सकता है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये ना पहले हुआ था और ना ही अभी होगा। उनका जो मकसद था मुआशी जो सूरत हाल है, जो मुआशी एक्टिविटीज हैं जो दोबारा से शुरू हुई हैं, उसको सबूताज करना चाहते थे। क्योंकि दुनिया भर की निगाहें जो भारतीय मईशत पे जो मुकम्मल तौर पे नीचे आ चुकी है, जिसका उनके अपने जो रहनुमा हैं जो आलमी इदारों से मुंसलिक हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं कि जो मोदी की जो पॉलिसियां थी उसकी वजह से ये कई दहाइयों तक उसके असरात मुरतब होंगे। तो इन्हीं वजह से वो पाकिस्तान में भी गाहे बगाहे वो कोशिशें करते रहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। कि जैसा कि पहले बताया, ये जो स्ट्रीट जो है ये आई चंडीगढ़ रोड और यह सारे यह पूरे इनके पाकिस्तान की माशी यानी कि शहर की हयात है, इसे काटने की नाकाम कोशिश की, जो कल भी नाकाम बनाई और आज भी नाकाम बनाई। और इस पर सरमायाकारों ने मजीद इन्वेस्टमेंट करके उनके अजाइम नाकाम बना दिए। सही। मुजम्मिल साहब, जिस तरह से नदीम साहब भी अभी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने इकोनॉमी को बाकायदा तौर पर टारगेट किया है कि जब किसी भी मुल्क की मईशत कमजोर हो जाएगी तो डेफिनेटली अमन भी तबाह हो जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि इसके पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान मुआशी तौर पर पहले ही गैर मुस्तहकम है, क्या आप समझते हैं इससे इंटरनेशनली स्टॉक की जो मार्केट है उसमें पाकिस्तान का इमेज बेहतर बिल्ड होगा? देखिए, ये जो हिस्सेस का कारोबार इतने बड़े हमले के बावजूद चलता रहना, ये मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज होता, चाहे अमेरिका का होता, चाहे भारत का होता, चाहे चीन का होता, वहां काम रुक जाता और वहां के लोग डर के, खौफ के, बिलबिला के भाग जाते। ये पाकिस्तानी कौम ही है जिसको मैं सलाम करूंगा कि एक कारोबार नहीं रुकने दिया और पैगाम दिया कि भाई जो करना है कर लो, तुम्हारी जो है हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक फतह है, इखलाकी तौर पे फतह है, जुर्रताना जिसे कहते हैं दिलेराना इक़दाम है। जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है और कोई घबराहट नहीं देखी स्टॉक एक्सचेंज में हमने, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में लोग कारोबार भी करते रहे और उस बिल्डिंग में रह के बाकायदा तौर पे ना उन्होंने चीखो पुकार की, बल्कि उन्होंने फौरन रेस्क्यू सर्विसेज की। ये एक मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे अब दहशतगर्दी जो है, जिसे कहते हैं कि दहशतगर्द डरेगा दहशतगर्दी करने से, ये इतनी माशाल्लाह मजबूत कौम हो चुकी है। सही। मुजम्मिल साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। नदीम साहब, जिस तरह से मुजम्मिल साहब भी अभी ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक अमन पसंद मुल्क होने का जो इमेज है वो बरकरार रहा है, ना सिर्फ इतनी बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया बल्कि पाकिस्तानी फोर्सेस किसी भी बड़े हमले को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है, ये इमेज गए। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का इमेज कितना मजीद स्ट्रांगली बिल्ड हुआ है इंटरनेशनली?
से स्टॉक एक्सचेंज में जो एक्टिविटीज जो जारी हैं, और ये बात दुरुस्त है कि हमने माजी में भी देखा है, किसी भी किस्म की अनसर्टिनिटी होती थी या कोई भी एक खबर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाया करती थी, लेकिन ये एक मुस्बत तब्दीली है। वाकई में पाकिस्तानी कौम जो हमेशा बहरानों में निखर के सामने आया करती है, वो फ्लड हो या अर्थक्वेक हो या दहशतगर्दी हो, उसमें कभी पीठ नहीं दिखाते, हमेशा सीना सफर रहते हैं और डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वो यही वजह है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से मुस्बत रुझान में है, ये एक मेरिकल ही है और ये दुनिया भर के एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी हमारे ये जो दुश्मन मुल्क है जिसने ये घनौनी साजिश की है, जिसने नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसको सोचना पड़ेगा ये किस कौम से टक्कर लेने जा रहा है, किस कौम के खिलाफ साजिशें कर रहा है। यहाँ पे इस तरह की चीजें कामयाब नहीं होती। वो अपनी जगह दूसरी चीजें के इख्तलाफात सबके होते हैं, लेकिन इन मराहिल में आके सब एक होते हैं, यकजा होते हैं। उन्होंने मैसेज दिया है कि आप कुछ भी कर लें, आप पाकिस्तानी कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहरानों के अंदर मजीद अपने आप को मुस्तहकम करके दिखाते हैं और फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, उसी तरह से मुतारिक हो जाते हैं। तो यही एक आलमी दुनिया के लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से तेजी आई है इस हमले के बाद से, ये एक बड़ी एक्टिविटी है। क्योंकि भारत की तरफ से देखें माजी में भी जो कार्रवाइयां होती रही हैं, वो इसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से वो तबाह बर्बाद हुआ है, उसकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। उनकी जो पॉलिसियां थी जो नाकाम हुई है, फ्लॉप हुई है मुस्तकिल, तो वो पाकिस्तान को भी उसी तरह देखना चाहते हैं, लेकिन ये वो कभी भी उसका ख्वाब ये पूरा नहीं होगा। सही। मुजम्मिल साहब, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो अभी हम स्टेबल नहीं हैं और कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात भी हुए हैं, हमारी पेमेंट भी डेफर हुई। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जब आप किसी और मुल्क के पास बॉन्ड्स के लिए, फंड्स के लिए बात करते हैं तो आपका एक इमेज स्ट्रांग नहीं होता, आपको थोड़ा रिलेक्टेंसी शो की जाती है। अब जो आज मामला हुआ है, इसके बाद आप भी कह रहे हैं कि मुआशरत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, इंटरनेशनली हमारा इमेज भी बिल्ड हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनेशनली हम किसी और मुल्क के पास जाएंगे तो हम क्या स्ट्रांगली बिहेव कर सकेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, इस वक्त पूरी दुनिया जो है कोरोना की वबा से पहले जो है दहशतगर्दी की वबा से मुतासिर हो रही थी, और पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान एक केस स्टडी बनकर आया सारे के सामने कि सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं दहशतगर्दी का मरकज जो था वो पाकिस्तान था। और उस दहशतगर्दी से पाकिस्तान किस तरीके से निजात पाई। ऑन एन एवरेज हर रोज का एक सुसाइड बम अटैक होता रहा हमारे मुल्क में 2003-4 से लेकर 2017 तक। उसको हमने किस तरीके से खत्म किया, आज दुनिया हमारी तरफ देखती है और हमसे उसकी एक्सपर्टीज मांगती है कि हमने इसमें श्रीलंका की इसके बाद जाके मदद की, फिर अभी हमने नेपाल की मदद की। तो ये एक पाकिस्तान की अब जिसे कहते हैं कि उल्टा सलाहियत बन गई है कि बुरे वक्तों में किस तरीके से हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है जब हमने ये जो टेररिज्म को शिकस्त दी तो हमें हमारे दुश्मनों ने माशी तौर पे तकलीफात देना शुरू कर दी। FATF के थ्रू, IMF के थ्रू और दूसरी चीजें पाकिस्तान पे जो है अलग अलग इल्जाम तराशियां लगा के कि उनको पता लग गया कि अब हम पाकिस्तान को जो है फिजिकली तौर पे नहीं हरा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से हमने इनको माशी शिकस्त भी दी। FATF में जो हमें ब्लैकलिस्ट कराना चाह रहे थे, अब हम जो है वहां पे ब्लैकलिस्ट नहीं हुए, हमें आलमी मालियाती इदारों से मदद आ गई। कोरोना में भी हम जो है माशी तौर पे दुनिया के मुकाबले में अगर आप सिर्फ भारत और बांग्लादेश से कंपेयर करें तो उनको ज्यादा नुकसान हुआ है, हमें कम नुकसान हुआ है। और लेकिन हमारा जो एक मसला है जो मैं बार बार कहता हूं, हम अंदरूनी तौर पे एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और हम वक्त की नजाकत नहीं देख रहे और एक दूसरे को बदनाम करते हैं। आपके वजीर आजम ने गलती से मुंह से पहले उन्होंने बोला उसामा बिन लादेन मारा गया, फिर एकदम शहीद, क्योंकि हमारे मुल्क में एक शहीद बड़ा कोई भी फौत होता है हम उसको शहीद कर देते हैं, तो वो एक आम अल्फाज में इस्तेमाल होता है। तो वो बोल दिया तो सबसे पहले पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने वाले आपके मोहतरम सियासतदान थे। उन्होंने ट्विटर भर दिए, फेसबुक भर दिए, उनको कोई परवाह नहीं, अपनी बुग़्ज़ में उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर अपनी बुग़्ज़ में पाकिस्तान का इमेज खराब किया। बहुत शुक्रिया। मुआशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे और तज्ज़ियाकार नदीम रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
दोनों साइड से कहता हूँ, कुरैशी साहब, आप प्लीज 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 बाबर अवान साहब, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या उसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज प्लीज बिलावल साहब, सवाल का जवाब दो। यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब, आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, किस किस्म के अल्फाज आप वापस ले लें। बुज़दिल लफ्ज़ जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, इतने दिन गुजरने के बाद पार्लियामेंट की रवायत की बात करता हूं बिलावल साहब, माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हाउस में हर मेंबर बाइज्जत है, उसके बारे में जब भी लफ्ज को बोला जाए वो एहतराम से बोला जाए। मेरा बानी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसके बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं कहे। जनाब स्पीकर, आप उस सूबा से ताल्लुक रखते हैं जहां इतना सारा नुकसान हुआ। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप हमारे शहीदों का ना दिफा कर रहे हो और हमारा वजीर आजम का स्टेटमेंट को एक्सपंज नहीं कर रहे हो, मगर हमारे बातें पे आप अपना कमेंट्स पास कर रहे हो। यह आपकी मर्जी। इस बात पे मैं अपना तकरीर मुकम्मल करता हूं। जी मुराद प्लीज। और सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रही। कराची में अमन के रखवालों ने अमन सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करके मईशत पर वार करने वालों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। अता, इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों ने हमला किया था। मैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ दिखाया, ये मरकजी गेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे दहशतगर्द जो है वो एक करोला गाड़ी के अंदर यहाँ आते ही उन्होंने पहला दस्ती बम हमला किया, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार और एक पुलिस एहलकार शहीद हुए। ताहम अंदर पुलिस और सिक्योरिटी की मजीद लोग जो एहलकार मौजूद थे उन्होंने जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो है मौके पर 2 दहशतगर्द हलाक हुए। उसके बाद जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुंची है और फिर दहशतगर्दों से मुकाबला चला है। उस दौरान जो है 4 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है, जबकि इस मुकाबले के नतीजे में जो है 3 पुलिस एहलकार, 4 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ, जबकि एक शहरी भी इसी मुकाबले के दौरान शहीद हुआ है। और इसमें मुकाबले में जख्मी जो हैं वो 5 जख्मी, जिसमें 4 पुलिस एहलकार हैं और 1 सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको जो सिविल अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। यहाँ पे पुलिस की जिस गाड़ी में दहशतगर्द आए थे, पुलिस ने उस गाड़ी को जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर चेक करने के बाद यहाँ से ले गए हैं। उस गाड़ी से जो है कपड़े, जूते और पानी की बोतलें और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उसमें बरामद हुई थी, जबकि जो असला और दस्ती बम थे वो भी पुलिस और रेंजर्स ने जो है वो बरामद कर लिया है। जबकि मजीद तफसीलात से जो है वो डीजी रेंजर सबसे कुछ देर बाद जो है डीजी रेंजर्स हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पे मजीद तफसीलात से जो है वो आगाह किया जाएगा। जी अतः ये भी बताएगा कि क्या क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है? आज बिल्कुल रेंजर्स की जानिब से किए जाने वाला क्लियरेंस ऑपरेशन जो है मुकम्मल करने के बाद इसको क्लियर कर दिया गया है। यहाँ से जो दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए थे उसको भी क्लियर करने के बाद यहाँ से ले जाया गया। उस गाड़ी से असला भी बरामद हुआ था, जबकि खाने पीने की चीज़ें और पानी की बोतलें और दहशतगर्दों के कपड़े, जूते, ये सब चीज़ें उसमें से बरामद की गई थी। ताहम अभी तक जो है वो इस सड़क को जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद किया हुआ है। चारों तरफ से इस इलाके को रेंजर्स और पुलिस की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जी अतः ये भी बताएगा कि दहशतगर्दों की उम्रें क्या बताई जा रही हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अतः आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अतः बताएगा दहशतगर्दों की उम्रें क्या बताई जा रही हैं, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, अभी ये इसका तयन नहीं किया गया है दहशतगर्दों की उम्रें क्या थी, ताहम दहशतगर्द जो है मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ हमले के लिए आए थे और असले से भारी असले से लेस से दस्ती बम जो है उनके पास मौजूद थे। खुदकार असला उनके पास बड़ी तादाद में मौजूद था। आते ही उन्होंने जो है पहला दस्ती बम हमला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी गेट पे किया, जिससे जो है वो जिसके नतीजे में फौरी जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, ताहम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद जो है वो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जवाबी फायरिंग करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। जी अता ये भी बताएगा कि जिस इलाके में जो बाकी इमारात मौजूद हैं उनमें भी आमदोरफ्त मुअत्तल है या फिर, और बाकी जो इस इमारात मौजूद हैं उधर आमदोरफ्त मुअत्तल है या पाबंदी आयद कर दी गई है? देखिए, इस सड़क के ऊपर काफ़ी तिजारती मराकज़ हैं, काफ़ी कारोबार हैं, बैंक्स हैं और बैंक्स हैं। स्टेट बैंक इस सड़क पे मौजूद है, जबकि पोर्ट कासिम है, कस्टम है और दीगर जितने भी बड़े कारोबारी दफातर हैं वो इस सड़क पे मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी स्टॉक एक्सचेंज के अहाते को जो है सील किया गया है, जबकि IH चंडीगढ़ रोड का पिछला हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। वहाँ पे लोग अपने दफातर में आ गए क्योंकि आज पहला रोज़ था, तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने कामों पे अपने दफातर में मौजूद है। लोग अपने कामों में अपने दफातर में मौजूद हैं। अता बताएगा स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर का क्या कहना है? एक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई है इस हवाले से? अता आप मुझे सुन पा रहे हैं? अता बताएगा स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर का क्या कहना है? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई है? सही। अता हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अता आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आया और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई थी, क्या काम तो दोबारा से आगाज हो चुका है या अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो रेंजर्स और पुलिस की जानिब से इसको क्लियर कर दिया है। ताहम अभी तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अंदर जो लोग पहले मौजूद थे वो काफ़ी खौफ और रास में मुब्तला हो गए थे। ताहम रेंजर्स और पुलिस की जानिब से अभी स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर किया गया है। जहाँ पे जो मौजूद दहशतगर्दों की गाड़ी थी उनको भी वापस यहाँ से ले जाया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है DG रेंजर्स हेडक्वार्टर में भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ पे तमाम तफसीलात से जो है वो आगाह किया जाएगा। सही। अता हुसैन, साथ ही साथ ये भी बताएगा वहां पर जो पुलिस मौजूद है, रेंजर्स की नफरी वहां पर मौजूद है, BDS का अमला वहां पर मौजूद है, मुतल्लिका हुकाम से आपकी बात हो सकी है? किस नौयत का असला था? अगर ये कार्रवाई हो जाती तो किस नौयत का नुकसान हो सकता था? अब क्या डिफ्यूज कर दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ये वो कामयाब हो जाते दहशत तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि उनके पास जो है असला एक बड़ी तादाद पे मौजूद था, दस्ती बम हमले थे। ताहम पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने जो है इनकी दहशतगर्दों की कोशिशों को जो है वो नाकाम बनाया है और तमाम जो दस्ती बम थे उनको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उनको जो है वो सब क्लियर करके जो है तमाम तर असला जो है अपने तहवील में ले लिया है। जी, और अता इलाके को कब तक क्लियर करार दे दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि ये कारोबारी मरकज है, यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स की इमारत भी मौजूद हैं, दीगर कारोबारी अफराद का भी आना जाना यहाँ पर है, कब तक इलाके को क्लियर करार दे दिया जाएगा? वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है क्लियर करार दे दिया गया है। ताहम अभी जो है पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे दीगर भी खाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर नहीं है, बल्कि इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर जो है वो बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, वहाँ पे बहुत से लोगों का आना जाना भी होता है। ताहम अभी चारों तरफ से जो है इस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। चारों तरफ से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अता हुसैन गाहे बगाहे अपडेट करें। फिल वक्त आपका अता हुसैन बहुत शुक्रिया। और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां पर मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा, कोई पर्ची वाला यहाँ पे आके बढ़ के तो मार सकता है। और परसों इन्होंने बात की थी, मैं इसी पे खत्म करूंगा, शाह साहब बात करेंगे, इसी पे खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह के अभी मैं उठा और भाग गए, 9-2-11 हो गए, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी भी फोरम पे ये बात करना चाहे, दलील से बात करना चाहे, सामना करे। बल्कि मैं इससे आगे चैलेंज करता हूं,
आप हल्का छोड़ो, हल्का दिखाओ। पाकिस्तान में जिस हल्के से इलेक्शन लड़ोगे मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, मुझसे जीत के दिखाओ। शाह साहब, शाहूद कुरैशी साहब प्लीज, शाहूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं जी, शाह साहब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आज मैं बरमला आपसे एक जवाब चाहता हूं। ऑपोजिशन से एक सवाल है और उसका जवाब चाहता हूं। मुझे आज बता दे, जब भी मुराद खड़ा होता है अब बाहर क्यों जाते हैं? ये सारे बाहर क्यों चले जाते हैं? शर्म क्यों आ जाती है? अब मैं जवाब देता हूं। जनाब वाला, मैं पूछना चाहता हूं आपसे और अपोजिशन से कि आप तो दावे कर रहे थे कि हमने, हमारे साथ इनकी सफों में खलबली मच गई। आज देख लो, इमरान खान का एक एक टाइगर और टाइगर मौजूद है, कोई खलबली नहीं मची, सब खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान के नजरिए के साथ खड़े हैं, हुकूमतों की परवाह नहीं, नजरिए का दिफा करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे। यह पैगाम है, आज पूरी कौम सुन ले, पूरी कौम सुन ले, इमरान खान एक मकसद के लिए आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे, जबकि इससे पहले मुराद सईद की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सिफारती सतह पर तमाम तर इकदाम के हवाले से इजहार ख्याल किया जा रहा था कौमी असम्बली के इजलास में। और जबकि स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में मुनक़सम है, एक तरफ कौमी असम्बली की फुटेज आप देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज होने वाले हमले की फुटेज आप देख सकते हैं, जो कि कुछ देर कबल की फुटेज है, जिसमें तमाम तर जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है और इन तमाम तर जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त अजान का वक्फा है। जबकि इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे और उससे पहले मुराद सईद की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर चुके। आपको बताएं कि अदालत आलिया में अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि दुनिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत मजबूत हैं, हमारे रेप का इदारा दवा साज कंपनियों के नीचे लगा हुआ है। आपको बताएं कि अदालत आलिया में अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत मजबूत हैं, हमारा ड्रेप का इदारा दवा साज कंपनियों के नीचे लगा हुआ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सैरिश खान से। सैरिश, अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत में क्या पेशरफ्त हुई आज? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुकाम पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स में कहना था कि दुनिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत मजबूत है, लेकिन हमारा इदारा जो ड्रैप का इदारा है वो अद्विया साज कंपनियों के नीचे लगा हुआ है। मजीद उनका ये भी कहना था कि ड्रैप अद्वियात की कीमतों को घुमाता रहता है, जिससे राजुल एहसन का कहना था कि अद्वियात की कीमतों के तयन में इतना वक्त क्यों लगता है, कीमतों का तयन तो एक दिन में ड्रैप को कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि क्या टास्क फोर्स की सिफारिशात के बाद हुकूमत ने कीमतों पर फैसला किया है। मजीद उनका कहना था कि हुकूमत गैर मुइना मुद्दत तक मामला लेकर नहीं बैठ सकती, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उनका ये जवाब था कि टास्क फोर्स की सिफारिशात आ चुकी हैं और हुकूमत ने सिफारिशात पर अभी तक फैसला नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुखातिब करते हुए ये कहा कि टास्क फोर्स का जवाब कानून में किसी जगह पर नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अद्वियात की कीमतों पर 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया सहरिश, आप अपडेट कर रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी अवाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप पर सेल जारी है। 26 दिन रेट सस्ता होने पर पेट्रोल न सिर्फ नायाब हुआ बल्कि शहरी खूब जीलो ख्वार हुए। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम नाले बड़ी वड्डी ज्यादती की है, 5 रुपये इजाफा करके पेट्रोल च ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ इमरान खान ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। हमें कोई पता नहीं चला। एक रात में पहले तो 30 पे उठाते थे, अब पहले 4-5 दिन पहले उठा दिया है इन्होंने। ये पेट्रोल माफिया के हाथों मजबूर होकर हुकूमत ने ये काम किया है। वो पेट्रोल माफिया हावी हो गया है और हुकूमत नाकाम होगी इस मामले में, इसलिए पेट्रोल को फौरन फिलफौर बढ़ाया गया है। शहरियों का पेट्रोल मसनूआत में 25 रुपये इजाफे पर यही कहना है कि हुकूमत हार गई और माफिया जीत गई। कैमरा टीम के साथ अलीशर भट्टी, सच न्यूज़, पत्तों की। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। अब एक और बात की गई कि नोटिस लेना बंद कर दे। अरे हम नोटिस लेना बंद कर दे? तुम मुल्क लौटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस देना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किक्सबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू जनाब वाला, मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा कि अच्छा अभी से होए जनाब वाला, हमेशा आपने अच्छी रिवायात कायम करने की कोशिश की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब भी ऑपोजिशन ने मुस्बत बात की है, हमने इनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के दोस्तों को कह रहे हैं माफी मांगो, वो डेस्क बिठा रहे हैं। कमाल हो गई, ये पहली दफा मैंने देखा है। ना भाई ना, चले जी, मैं तो हड्डी वालों माफी मांग रहे हैं, ना मांग रहे, ठीक है जी। सो जाने वाला, मैं समझता हूं पूरी बजट में बहस हो चुकी है, मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनेंस बिल पेश हो चुका है, आप इस बिल पर वोटिंग कराएं और इनके पास अगर अक्सरियत है तो बिल को टर्न डाउन कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शहीद नवीद कमर, शहीद नवीद कमर, शहीद नवीद कमर, शहीद नवीद कमर। मुझे समझ में नहीं आया था कि हमारे फाजल दोस्त जो थे वो किस उसूल के तहत तकरीरें कर रहे थे। नवीद साहब, ये आपने जो शीट अगर हटा दे तो बेहतर होगा। नहीं, वो खुश हो रहे हैं कि शील्ड हटा दें ताकि सब एक दूसरे को इन्फेक्ट करते जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी क्या मंतक है, क्या ख्याल है। जितना नो क्रॉस टॉक प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी नवीद साहब, जितना केयरलेसनेस बदकिस्मती के साथ यहां दिखाई गई है, पॉलिसीज में भी दिखाई गई है, बिहेवियर में भी दिखाई गई है, वो इस सारी चीज को सर दुनिया में 1 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये आपने भी देखा होगा। पाकिस्तान में भी जो है वो लाखों में इन्फेक्शंस आ गई हैं। हम इस चीज को समझते हैं कि ये कोई चीज नहीं है, ये एक मामूली जुकाम है, ये नहीं है इस तरह से। जब हम अपना दिफा करते हैं तो हम इनका भी दिफा कर रहे हैं। हम जो है, अगर मुझे है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स को हो जाए, और अगर उनको है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे हो जाए। ये सीरियस चीजें हैं। बिल्कुल मुनासिब बात। इन चीजों पे हम अगर केयरलेसनेस करेंगे तो हम एज कम्युनिटी लीडर्स, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हम उन्हें जो है क्या दिफा देंगे। जनरल स्पीकर, कई बातें यहां की गई, मैं जाहिर है कि उनका जवाब ना तो मुनासिब है इस हाउस की, अगर हम देखें वकार को देखते हुए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक जितना भी यहां फाइनेंस बिल में चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं उसके बारे में बोलूं, बजाय जवाब दर जवाब दूं। जनाब वाला, बदकिस्मती से
ये सारी एक्सरसाइज जो है ये एक थिएटर बन के रह गया। थिएटर क्यों बना है? क्योंकि हमने सारे जो मेजर लॉज हैं उन सब में ये चीज शामिल कर दी है कि हुकूमत जिस दिन जब चाहे, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कोई और लॉ हो, पेट्रोलियम लेवी हो, सरचार्ज हो, जो भी हो, ये सारा का सारा हुकूमत अपने पास ले गई है। ये इख्तियार कहीं एफबीआर को दे दिया है हुकूमत, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं, वो एफबीआर के पास रखा हुआ है। या इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।